नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आईएएस अधिकारी ईरा सिंघल जी से, जिनका नाम सुनते ही सभी अधिकतर थरथर कांपते भी हैं, लेकिन वो सभी की फेवरेट भी है। ईरा सिंघल जी, मैम स्वागत है आपका दिल्ली समाचार में। धन्यवाद। जी मैम, एक्चुअल में मैंने ये सुना है कि जब आप कहीं पर जाती हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग की जाती है, कहीं पर आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर जो है स्टाफ काफ़ी ज़्यादा डरा रहता है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या रहता है वो माहौल? देखिए, आप डरते उससे हैं जब आप कोई गलत काम करते हो। जी। तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं जनता के अधिकार वाली सीटों पे बैठ के, तो फिर आपको डरना भी चाहिए। जी। तो मेरे से कोई वो इंसान नहीं डरता जो सही काम करता है। और मैं अपने सारे स्टाफ को, अगर वो सही काम करते हैं तो डिफेंड भी करती हूँ, पर गलत काम करते हैं तो छोड़ती भी नहीं हूँ। यानी एक डर भी ज़रूरी है और प्यार तो मैम आप स्टाफ से करते ही है। हाँ, मेरी सारे ऑफिसेज़ के, जहाँ तक भी मैं आज तक पोस्टिंग पे रही हूँ, सारा स्टाफ मेरे से आज भी टच में है। अच्छा मैम, एक चीज़, जब आप सिर्फ आपने टॉप नहीं किया था, आप जब सिर्फ ईरा सिंघल थी, जब हम ईरा सिंघल की बात करते हैं तो वो लाइफ आपकी कैसी रही आईएएस बनने से पहले? मेरे ख्याल से तो मैं आज भी ईरा सिंघल ही हूँ, कुछ और तो नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आपका जो काम है वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता है। आप अगर आप एक सर्विस में हैं, तो ये सर्विस मेरे लिए नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि मुझे जनता की सेवा करने को, देश की सेवा करने का मौका दिया गया है। मेरी आइडेंटिटी इससे नहीं लिंक होनी चाहिए। पर हाँ, जब मैं इससे सिलेक्शन से पहले मेरे लिए तो मेरी लाइफ में कोई अंतर हुआ नहीं है। अभी भी मेरे वही दोस्त हैं, वही आदतें हैं और वही सब कुछ है, और वही मुझे घर में डांट पड़ती है उन्हीं चीज़ों पे। तो ये मत सोचिए बस हमें और आपको डांट पड़ती है, ईरा मैम को भी डांट पड़ती है। हाँ, भर भर के। तो मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं बदला है। बट आप अगर ये पूछेंगे जर्नी टू बिकमिंग आईएएस अगर आप बोल रहे हैं, तो मैं शायद बहुत चीज़ें सीख के, बहुत कुछ करके यहाँ पे आई हूँ। तो वो थोड़ी लंबी जर्नी है और वो काफ़ी मोड़ लेके वाली जर्नी है। तो मैम कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ मतलब ऐसे लम्हे जो जब आप इमोशनल भी हुई और जब आप खुश भी हुई? इमोशनल तो ऐसे कोई वो नहीं है, बिकॉज़ अगर आप इस देश में एक बच्चा विद डिसेबिलिटी हो, तो आपको बचपन से आदत पड़ जाती है स्ट्रगल करने की, हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की और एक्स्ट्रा रिजेक्शन फेस करने की। तो आई थिंक इमोशनल होना आप बचपन में बंद कर देते हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि वो चीज़ इमोशनल होकर कुछ सॉल्व नहीं होता, तो उसमें तो कोई ऐसे इमोशनल पीरियड्स तो ऐसे नहीं हैं। बट हाँ, लाइफ में ऐसे बहुत मुकाम आए जहाँ पे आप ये सोचते हो कि एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है हर बार, हर जगह। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप जिस भी इंसान से आप मिलते हो नया, आपको उस इंसान के सामने अपने आप को दोबारा प्रूव करना पड़ता है। लोग आपकी शक्ल देख के आपको जज करते हैं, कोई आपको मौका ही नहीं देता कि आप उसके बियॉन्ड कुछ उसे दिखा पाएँ। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा वो रहता है। और खुशी के मौके तो मैं वैसे ऐसा इंसान हूँ जो हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढता है। तो वैसे तो बहुत मौके हैं। एंड मेरे लिए मेरी लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग उस तरह से रही कि ठीक है, स्ट्रगल के मोमेंट्स हैं, बट देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिली, अच्छे फ्रेंड्स मिले, एंड मैं बहुत चीज़ें जो करना चाहती थी वो मैं कर पाई। तो आई थिंक छोटी छोटी विक्ट्रीज़ एंड मेरे लिए अगर आप याद करते हो तो मोमेंट्स आप वो याद करते हो जो आपने लोगों के साथ बिताए थे। जी। कभी भी आप ये नहीं याद करते कि ये मैंने अचीव किया और वो अचीव किया। जब आप अपने मोमेंट्स को रिकॉल करते हो, दे आर ऑलवेज अबाउट people that you spend them with. So I was very lucky. I always had very very good friends, and I had excellent very supportive family. तो मेरे मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस हमेशा इन लोगों से रिलेटेड। मैम आपने भी मतलब बात शेयर की, मुझे भी मतलब मेरे कॉलेज के बहुत सारे ऐसे, अरे अब जाहिर सी बात है कि जब हम बात करते हैं टॉपर्स की तो सब उन्हें पढ़ाकू कहते हैं। तो क्या आप साझा करेंगे, जैसे कि आपको पढ़ाकू ही माना जाता है, आप इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि अधिकतर एक्चुअली नहीं, जो लोग भी मुझे जानते हैं उनमें से एक भी मुझे पढ़ाकू नहीं कहता है, और जो मुझे नहीं जानते हैं सिर्फ वही अज्यूम करते हैं। मतलब सामने से मैं बस देख के एक पे
लोग मैम अगर मस्ती की देखिए बात की जाए, मस्ती तो फिर आपने बहुत की है। हाँ हाँ, मैंने बहुत की है। मैं बहुत घूमी हूँ। मैंने हार्डली क्लासेस अटेंड करी होंगी इंजीनियरिंग में। तो आई एम सॉरी टू ऑल माय टीचर्स एंड प्लीज़ बच्चों मेरा एग्जांपल मत फॉलो करना। बट मैंने कॉलेज में क्लासेस के अलावा सब कुछ किया है। मैं हर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, हर फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करा है, और जो नहीं भी थे तो नए फेस्ट क्रिएट करे हैं और नए इवेंट्स क्रिएट करे हैं कॉलेज में। तो मैंने बहुत चीज़ें करी हैं। एंड मुझे याद है मेरी कॉलेज की इंजीनियरिंग की बेस्ट फ्रेंड्स ये कहती थी कि तेरे जितनी पढ़ाई करे सब फेल हो जाएं। तो मैं वो अपने में ही वह काफ़ी बड़ी बात मैम ने है, पढ़ाई करे फेल हो जाए, पढ़ाई करके मैम आप टॉपर बन गए हैं। नहीं, जितनी मैं पढ़ाई करती थी तो सब फेल होते उतने में। तो मेरी सारी फ्रेंड्स यही कहती थी कि इसके जितना पढ़ोगे तो सब फेल हो जाओगे। तो मैं रिएक्शन कैसा रहा फिर दोस्तों का जब आपने टॉप किया? एक्चुअली किसी को ये डाउट नहीं था कि मैं कर नहीं सकती। ये मेरे को जो जानते हैं लोग, उनमें से कभी किसी को डाउट नहीं था कि मैं देखिए, टॉप करने का तो कोई नहीं जानता, कोई किसी को पता नहीं है, कोई उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। जब आप एग्जाम देके आए थे तो मतलब क्या था तब मन में? मैं पहला वो कंप्लीट करूं तो बट मेरे साथ हमेशा ये पता था कि अगर ये पढ़ाई करेगी तो ये अच्छा कर लेगी, अगर ये पढ़े तो ये सब कर लेगी। एंड इनफैक्ट जब मैंने सिविल्स के लिए अपना जॉब क्विट किया था तो मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि मेरे को जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये मैं वापस निकम्मापन करने के लिए घर में बैठने के लिए आ रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स पूरी तरह कन्विंस थे कि इसे काम नहीं करना है, इसे मेहनत नहीं करनी है लाइफ में, तो ये इसलिए अपना जॉब छोड़ के एक नया बहाना लगा रही है कि भाई अब मैं सिविल्स की तैयारी करूँगी ताकि 4-5 साल में फिर से घर पे बैठ जाऊँ और कुछ ना करूँ। तो एंड मेरे सारे दोस्त बहुत हैरान हैं कि जो इंसान बिल्कुल नहीं पढ़ता था स्कूल कॉलेज में, उसने जाके एक्स्ट्रा पढ़ाई बाद में करी एंड सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। तो जो मुझे जानता है उन सबको पता है कि ये बिल्कुल पढ़ाकू नहीं थी, और मेरे से लोग यही कहते रहते थे काश तुम पढ़ाई कर रही होती। तो इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं सिविल्स का भी दे रही थी तो पहले एक आध अटैम्प्ट में शायद मैं इतना सीरियसली नहीं पढ़ती थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा था तुम ना अगले अटैम्प्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तुम पक्का से टॉप करोगी। तो मैं उस टाइम मैं बहुत फेमस थी इस चीज़ के लिए कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। मैम ये मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग है ये बात। इवन कोई भी सुनेगा वो सभी शॉक्ड हो जाएंगे। अभी हाँ। जनता भी शॉक्ड होगी। नहीं होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप हमारे देश में एक बड़ी गलत धारणा है कि हर इंसान को 24 घंटे पढ़ता हुआ दिखना चाहिए और तभी वो कुछ कर सकता है। एंड इनफैक्ट मैं सारे बच्चों के पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, आप बच्चे को इस बात से मत मेजर करो कि वो किताब के सामने कितनी देर बैठा है, इस बात से मेजर करो कि उसने किताब के सामने जितनी भी देर बैठा है उसको आता कितना है। ये बहुत बड़ी बात मैम आपने की, क्योंकि हम बहुत गलत तरीके से एग्ज़ाम में आपको क्या चेक करता है, कोई ये चेक करता है कि आपको आता कितना है, ये कौन चेक करता है कि आप कितने घंटे किताब के सामने बैठे। और जब भी आप 10-12 घंटे किताब के सामने बैठे हो तो उनमें से 8 या 9 घंटे आप सिर्फ एक पेज को घूरते हो, आपका दिमाग नहीं लगता और फिर आप सोचते हो कि ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल बेकार है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पसंद ही नहीं है, और आप कोशिश करते हो कि आप कैसे भागो। तो मैं कभी उस तरह से पढ़ती नहीं थी। एंड मैं ना बहुत लोग मानेंगे नहीं ये बात, बट मैं एक्चुअली बिल्कुल भी कम्पिटिटिव नहीं हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव, देखिए मेरे पास कोई चारा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए बिना ये सब चीज़ें कर पाने का, तो मेरी मजबूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, पर मैं बिल्कुल भी कम्पिटिटिव नहीं हूँ। मेरे इसीलिए इतने सारे दोस्त हैं क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में किसी से कंपटीशन ही नहीं किया। मुझे लगता है मैं अपनी चीज़ें जो अच्छी कर सकती हूँ उतना करूँ, और किसी और से कम्पीट करके क्या फ़ायदा है, मैं किसी और से कम्पीट करके क्या मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, और इस चक्कर में मैं कभी भी कॉलेज में और स्कूल में टॉप करना या वहाँ के लिए उस तरह से पढ़ाई करना। कभी कभी वैसा हुआ है कि कॉलेज में आपने टॉप किया या स्कूल में आप? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं मैं यही हो गया, आपने पहली बॉल पे ही सिक्सर मारा है सीधा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी फेल भी नहीं हुई हूँ, मैं हमेशा वन ऑफ द टॉपर्स थी, पर मैंने कभी टॉप नहीं किया है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। नहीं, इसमें क्या शॉकिंग है, क्यों? मैम अगर हम बात ये है कि आप मेरे हिसाब से स्कूल कॉलेज में टॉप करके आप क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं? ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं नहीं टॉप करो, मेरे पेरेंट्स भी करते थे कि तुम मेहनत ही नहीं करती हो, बड़े दुखी थे मेरे माँ बाप भी। बट पॉइंट ये है, उस टॉप करने से फ़ायदा क्या है? एक बात मुझे आप ये भी बताओ, सिविल सर्विसेज में भी रैंक 1 लाके क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो उस बात का है ना कि आप अंदर आके क्या काम करते हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो हम इस बात से क्यों जज करें कि कोई टॉप कर रहा है तो वो कुछ स्पेशल है? ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? आप टॉप तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो ना, अपनी ईगो के लिए। उस बात से क्या फ़र्क पड़ता है?
आपने एज एन ऑफिसर क्या काम किया, आपने एज एन ऑफिसर क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, क्या ठीक किया, क्या आप नया किया, क्या देश की सेवा करी, बात उससे है ना। बात इस बात से थोड़ी है कि आप टॉप करोगे तो आप कुछ अलग हो गए, नहीं। हर ऑफिसर जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो डिज़र्व करता है, ना कि कोई जो सिर्फ अपने लिए रैंक लाया। मेरे पास इतने बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 1 लाना है, और मुझे कभी नहीं समझ में आया इससे क्या हो जाएगा। इसका मतलब तुम सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हो ना। आप अगर आपका मान लो आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, और या सिविल्स का ही ले लेते हैं, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अगर आप 100 रैंक पे भी बन रहे हो तो क्या दिक्कत है। आप ऑफिसर तो बन गए ना। एम आपको ऑफिसर बनना था और देश सेवा करना था, या अपने आप के लिए कुछ दुनिया को प्रूव करना था कि मैं रैंक 1 हूँ और मैंने कुछ बड़ा कर लिया। काम पहचान होती है। नहीं, बात यह है मेरे लिए अपनी ईगो की कोई वैल्यू वो नहीं होती है। मेरे लिए आप अगर कोई रैंक की आपको वैल्यू है तो वो इसलिए है कि आपके लिए वो अपनी ईगो की बात है। आपको देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपका क्या रैंक था। दुनिया को फ़र्क इस बात से पड़ेगा आपने करा क्या उसका। ईरा जी, एक और बात बताइए, अभी जैसे जैसे आप बता रहे हैं तो एक मन में सवाल आया मेरे, घर में आपकी पिटाई भी ज़रूर होती होगी। नहीं, एक्चुअली मम्मी से तो नहीं हुई है, पापा से बचपन में ज़रूर हुई है। पर मेरी पिटाई एक्चुअली आप सोचो, आप किस बात पे सोच रहे हो कि मेरी पिटाई हुई होगी। मस्ती की वजह से ही पिटाई अधिकतर होती है। मैं बचपन में वो बच्चा थी जिसके नेबर्स और रिश्तेदारों से किडनैप करके अपने घर में बंद कर देते थे और ये कहते थे कि हमारे बच्चों के साथ खेल और उन्हें अपने जैसा बना। मैं वो बच्चा थी। वो कहते हैं ना तारे ज़मीन पे पिक्चर में 2 भाई थे ना, हाँ 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 हाँ। मैं एक्चुअली छोटा भाई नहीं थी, मैं बड़ा भाई थी। ओके। मैं वो बड़ा भाई थी। एंड उसका रीज़न ये था, मेरे पेरेंट्स, थैंकफुली मैं बहुत लकी थी, मेरे पेरेंट्स बहुत बैलेंस थे। मेरी मम्मी को तो था कि तुम्हें टॉप करना चाहिए ये वो, पर मेरे पापा बहुत बैलेंस थे इस बात में। पापा चाहते थे, मैं एग्ज़ाम के डेज़ में भी पापा मुझे खेलने भेजते थे, बिकॉज़ मेरे पापा को ये लगता था कि तुम्हारा हर चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मुझे ना घर में ही उस तरह से पाला गया कि मुझे कभी रिबेल करने की और बदतमीज़ी करने की और वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लगता है मैं अपने माँ बाप की अगर बेटी होती ना, सॉरी उनका पेरेंट मैं होती, तो शायद मैं उन्हें ज़्यादा रोकती टोकती ज़्यादा जितना उन्होंने मुझे रोका टोका। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, जब आपका नतीजा आया तब आपके पेरेंट्स का, आपने अपना रिएक्शन तो बता दिया कि मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे एक्चुअली फ़र्क इस बात से पड़ा कि थैंक गॉड अब हो गया। देखिए बहुत लोग मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। मैम कई बार ऐसा भी होता है कि एक मैसेज ज़रूर आपसे लेंगे इस बात को लेकर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हार मान लेते हैं। एक्चुअली मैं उससे भी गलत नहीं कहूँगी, मैं इसको कुछ अलग तरीके से आपसे कहूँगी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम अपना एफर्ट जो है एक ऐसी चीज़ की तरफ लगाते रहते हैं जहाँ के लिए शायद हम सूटेबल ही नहीं हैं। आप एक बात सोचो, अगर मैं पूरी ज़िंदगी पुलिस कांस्टेबल बनने के एग्ज़ाम्स देती रहती, मैं नहीं होती ना सक्सेसफुल, और मैं क्या सोचती कि मैं बेकार हूँ, तो उस केस में मुझे एक पॉइंट पे हार मान के कहीं और चले जाना चाहिए था कि नहीं, है ना। तो बात सिर्फ ये होती है कि आपने अपने टैलेंट, अपने कैलिबर, अपने इंटरेस्ट और अपने एटीट्यूड के हिसाब से चीज़ चूज़ करी है कि नहीं, ठीक है। एंड वो अगर आपने किया है तो आप कभी भी हार मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें उस तरीके का सेल्फ मोटिवेशन होगा। दूसरा, आप हमेशा अगर अपनी गलती ढूंढ पाते हो कि मैंने ये कमी छोड़ दी और मैं इसको अगली बार सुधारूंगा, तब आप कभी हार नहीं मानोगे, ठीक है। हार आप कब मानते हो, या तो आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरा इसमें क्या रह गया, तब आप ज़रूर हार मारोगे। जब तक आप ये कहोगे कि एग्जामिनर गलत था, क्वेश्चन पेपर गलत था, टीचर गलत था, मैं गरीब था, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तब आप ज़रूर हार मान जाओगे, बिकॉज आप अपने अलावा सबको ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? हाँ, पेरेंट्स का रिएक्शन एक्चुअली मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं थी और मैं हैदराबाद में थी, जहाँ मैं ट्रेनिंग करी थी अपनी IRS की। एंड तो मैं अपने पेरेंट्स से शायद 4 दिन बाद मिली थी, वो भी इसलिए क्योंकि DOPT ने उसी साल से चालू किया था कि उन्होंने टॉपर्स को दिल्ली बुला के फेलिसिटेट किया था, तो उस टाइम की वजह से मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिली थी। अदरवाइज़ मैं क्योंकि हैदराबाद की ट्रेनिंग पे थी और हैदराबाद में ट्रेनिंग तक यहाँ की जॉइनिंग तक मुझे वो था,
तो इसलिए पता नहीं, बट आई थिंक होपफुली खुशी होंगे। जी मैम, आप जब आप आईएएस बन गई और उसके बाद कभी आपका अपने स्कूल या कॉलेज जाना हुआ? हाँ, आई एम वेरी लकी। मेरे आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं ने मुझे 2-3 बार बुलाया है, एंड कॉलेज ने भी 2-3-4 बार बुलाया है, सो या। काफ़ी खुश होंगे आपके टीचर्स तो। हाँ, आई एक्चुअली वही बात है, मेरे टीचर्स को भी हमेशा ये लगता था कि अगर ये मेहनत करेगी तो ये बहुत कुछ कर लेगी। बस सबको उम्मीद तो आपसे हाँ। बिल्कुल थी हमेशा। हाँ, सबको ये पता था अगर ये मेहनत करेगी तो ये कर लेगी, जी। बट अब मेहनत करेगी कब? वेट उसी चीज़ का था। मैम, अब आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शकों को आप एक ख़ास मैसेज दें ताकि वो आपसे सीख ले सके। जाहिर सी बात है, देखिए इतनी सी देर में मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है मैम से, जो जो आपने बताया है, जो मतलब हम बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं लाइफ में कि भैया नहीं, कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो मैम एक मैसेज प्लीज़ दर्शकों को। मैं अपनी शायद पुरानी वाली बात को कंप्लीट कर दूँ, तो पहली चीज़, अपने लाइफ के प्लान्स अपने हिसाब से बनाओ, पड़ोसी को देख के मत बनाओ, और माँ बाप ने कह दिया तो मत बनाओ। हाँ, ज़रूर थोड़ी लड़ाई करनी पड़ती है, बट अगर आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो किसके लिए लड़ोगे? अगर आप अपने लिए नहीं कर सकते तो बाकी किसी के लिए तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। सो अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना करियर चुनो, अपना फ्यूचर चुनो। इसलिए नहीं कि किसी और ने कह दिया या किसी और ने कर लिया, आप वो इंसान नहीं हो। और दूसरी चीज़, कोई और आपको आपसे अच्छा नहीं जानता, कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपका लेवल क्या है, वो सिर्फ आप जानते हो। तो कोई और आपको कैसे डिफ़ाइन कर सकता है, तो किसी को मत डिफ़ाइन करने दो। कोई आपको ये कोई भी ये नहीं चाहेगा, आपके पेरेंट्स शायद आपके टीचर्स के अलावा, कि आप उनसे आगे जाओ। तो आप दूसरों को क्यों अलाउ कर रहे हो कि वो आपको बताएं कि आपका लेवल क्या है? ये आप खुद डिसाइड करो, अपनी जर्नी खुद डिसाइड करो, एंड एक ब्लैंक कैनवस पे सोचो। ऑलरेडी जो आप बचपन से नैरो बॉक्स में चलते आ रहे हो, उससे मत सोचो। बहुत बच्चों का, मैं वही कह रही थी कि बहुत बच्चों को बचपन में अगर आपने टॉप नहीं किया तो आपको लगता है कि मैं आगे जाके भी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा, या आप ये मत सोचो कि मेरे को ईगो में कुछ प्रूव करना है। जब आप ऐसे करते हो तो आपसे गलती होती है, और तब हार मानना बहुत आसान हो जाता है। आप हार सिर्फ उस दिन नहीं मानोगे जब आप वो चीज़ अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट से कर रहे हो, और अपने लिए कर रहे हो, अपनी डिज़ायर्स के लिए कर रहे हो, अपने अपने इंटरेस्ट, अपनी एटीट्यूड के हिसाब से कर रहे हो। सो माई बेस्ट विशेज़ टू एवरीवन, एंड आई होप आप सब बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। तो ये थे हमारे साथ ईरा सिंघल जी, और इनका इंटरव्यू लेके आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और पूरी उम्मीद है कि आप भी उससे सीखेंगे। धन्यवाद दिलेर समाचार से बने रहने के लिए।